अभिनव का कहना था कि नीलम की गलती होते हुए भी वे गुनहगार की तरह कटघरे में खड़ी थी। उसका बस चलता तो परेश को मारपीट कर बराबर कर देता। थाने पहुंचा तो पता चला शंभू और उसके साथियों को दूसरी जेल भेजने की तैयारी चल रही है। कोर्ट में केस चल रहा था। पुलिस पुख्ता सबूत पेश करने में लगी थी। शंभू अभिनव को देख कुटिल मुस्कान के साथ बोला, और एसपी उस दिन अगर 5 मिनट भी देर से आता तो तेरा केस स्ट्रॉन्ग हो जाता। अबे जब बलात्कार हुआ ही नहीं तो सजा क्या मिलेगी? उसकी बेशर्मी पर अभिनव को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने 2 घूंसे शंभुनाथ के पेट में मारते हुए कहा, चुप हो जा साले, मैं इतना मारूंगा कि बोलने लायक नहीं रहेगा। गुस्सा तो थाने में मौजूद सारे पुलिस वालों को शंभुनाथ के बड़बोलेपन पर आ रहा था। शंभुनाथ को अपने किए पर पछतावा भी नहीं था, लेकिन सबके हाथ बंधे थे। आकाश अभिनव के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए चाह रहा था शंभुनाथ फालतू न बोले और उसे जल्दी से जल्दी अभिनव की नज़रों के सामने से दूर किया जाए। वैसे भी अभिनव उस समय पहले से ही गुस्से में लग रहा था। 1-2 दिन पहले आकाश शंभुनाथ के बारे में अभिनव को बता रहा था। वह कह रहा था कि साहब जी, हम इतनी भी कोशिश कर लें लेकिन 1-2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे। स्थानीय पॉलिटिशियन भैया जी का हाथ है उसके सर पर। अभिनव को इस शहर में आए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन स्थानीय राजनीति समझ रहा था। वह फिर भी उम्मीद के साथ बोला, इतनी बात फैल चुकी है, भैया जी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं कर सकता शंभुनाथ का। आकाश नामे से हिलाते हुए बोला, नहीं साहब जी, पुलिस का आला अफसर का दबाव तो आ ही रहा है सबूत नष्ट करने के लिए। खुलकर पब्लिक में सामने नहीं दिखाएगा। इसका कोई संबंध है शंभुनाथ से, लेकिन उसे जेल के सड़ने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। अगर शंभुनाथ ने उसकी पोल पट्टी खोल दी तो मुसीबत में पड़ जाएगा। शंभू उसका दाहिना हाथ है, अभिनव ने सोचते हुए कहा था। हाँ तो क्या करेगा? उसे भगाने की कोशिश करेगा या ज़्यादा से मुसीबत बन गया तो जेल ही उसका मारने का बंदोबस्त करेगा? आकाश बोला था, ऐसा ही कुछ करेगा भैया जी। इसको भगाकर अनकाउंटर कर देगा। कुछ सालों के लिए जब से आकाश को ये बातचीत हुई थी, अभिनव बहुत तनाव में था। कहीं शंभुनाथ भागने में सफल हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पुलिस की किरकिरी होगी ही, शंभुनाथ का खौफ और बढ़ जाएगा। यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। शंभुनाथ की आंखों में चमक थी और चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। 2 घूंसे खाकर भी वे सीना तान कर बोला, अरे तुम सरकार के कुत्ते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। धारा 376 तो मुझ पर लगा ही नहीं सकते जब मैंने कुछ कर ही नहीं पाया, और 354 लगाकर 2 साल की सज़ा दिलवा पाओगे। सालों जेल से ही छूटे ही ना, मैं क्या करूँगा? आकाश अभिनव के समीप आकर कान में फुसफुसाया, साहब जी बहुत नहीं चमक रहा है ये, इसके पीछे कुछ तो माजरा है। वकीलों से मिला ज्ञान हमें बांट रहा है। ये बात तो पहले ही कोर्ट में हो चुकी थी, आज क्यों इतना? अभिनव बीच में बात काटते हुए बोला, इस कॉन्फिडेंट के पीछे कोई तो कारण है। कोई मिलने आया था क्या? आकाश बोला, ऐसा तो कोई खास नहीं आया था। कल से इसकी और साथियों की बेचैनी का कारण समझ नहीं आ रहा। जब से पता चला है कि स्थानांतरण होने वाला है, अभिनव कुछ सोचते हुए बोला, हो गई तैयारी इन तीनों को जेल से ले जाने की? आकाश सैल्यूट मारते हुए बोला, जी जनाब, कहकर बाहर चला गया। कैदियों को लेकर पुलिस का काफिला आगे बढ़ रहा था। जिस वैन में कैदी थे, अभिनव उसके पीछे चल रही जीप में बैठा था। शहर से बाहर एक मोड़ पर एक जीप ने पुलिस की काफिले पर हमला बोल दिया। जिसका डर था वही हुआ। कुछ गुंडे आए और शंभुनाथ और उसके साथियों को छुड़ाने। उन्होंने एकदम सा हमला बोलते हुए जिस वैन में कैदी थे उसके ताले और दरवाजे पर बंदूक को बौछार कर दी। इससे पहले कि पुलिस वाले संभलते, तीनों कैदी दरवाज़ा खोलते ही
एकदम से कूद पड़े और गुंडे भरी जीप के पीछे भागे। लेकिन तब तक तो तीनों जीप से सवार पुलिस वाले ने गुंडों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। गुंडों की जीप ने यू टर्न लिया और तेज रफ्तार से निकल गए। तीनों कैदी उस जीप में पीछे भागे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। पुलिस वालों ने गोलियों के शिकार हो गए। बहुत हल्का मजा। मीडिया, सरकार, जनता सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश बाद में अभिनव से बोला, साहब जी, मुझे तो लगता है भैया जी ने गुंडे शंभुनाथ और साथियों को भागने का मकसद से नहीं, मरवाने के मकसद से ही आए थे। शंभुनाथ भैया जी के लिए सिरदर्द बन गया था, बहुत ऐंठ दिखाने लगा था। अभिनव भी सोचते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, इतनी बेकार योजना के साथ आए थे। उन तीनों को ले जाना था तो रुकते तो सही। खैर, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कोई अध्याय कभी ख़त्म नहीं होता। हर घटना आगे होने वाली स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के लिए न्यूनतम बन जाती है। मीडिया दो भागों में बढ़ गया था। कहीं पुलिस की तारीफ हो रही थी तो कहीं उसे पुलिस की सोची समझी साजिश ही बता जा रहा था। लोग खुश थे। अभिनव और उसकी टीम की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अभिनव के वरिष्ठ अधिकारी कुमार लाल कुछ अधिक ही प्रसन्न था। जब से ये वह अभिनव के संपर्क में आया था, बड़ा प्रभावित हो गया था। देखने में सुंदर, संस्कारी और इतना मेहनती और लगनशील बंदे अब कहाँ नजर आते हैं। पढ़े लिखे परिवार से, माँ बाप दोनों कॉलेज में प्रोफेसर और एक छोटी बहन जिसकी शादी हो गई थी। घर की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर। जितनी मेहनती था, उसको देखते हुए बहुत उन्नति करने वाला था। ये सब गुण बहुत हैं। अभिनव को अपना दामाद बनाने के लिए कुमार लाल ने अपनी बेटी सोनिया को पुलिस महंगे की पार्टी में अभिनव से मिलवाया था। सोनिया ने पूछ लिया था उसकी राय अभिनव को लेकर। सोनिया की आंखों में चमक और मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था उसे अभिनव बहुत पसंद आया था। 2-3 बार से सोनिया ने मौके ढूंढ अभिनव से आगे बढ़कर बातें की। कुमार लाल की पुत्री हुई पसंद को लेकर शंका थी। अधिक लाड प्यार के कारण थोड़ी अपनी चलाने लगी थी। उसकी तरफ से हाँ सुनकर उसे तसल्ली हो गई थी। अभिनव को उसके एक बार बोलने पर ही मना नहीं करेगा। उसे वरिष्ठ अधिकारी की बेटी से शादी करके उसका रुतबा भी कितना बढ़ जाएगा। आगे भी सहायता मिलने की पदोन्नति में। कुमार लाल अविरस्त बैठा था। 2 महीने के लिए सोनिया विदेश अपनी मासी के यहाँ रहने गई थी। उसके लौटने पर दोनों का रिश्ता पक्का कर चटमंगनी पर ब्याह करना था। अभिनव कुमार लाल की मंशा से अनजान नहीं था। उसके जीवन में पहले हुई घटना के कारण उसका मन शादी करने का कम था, लेकिन जिस तरह वे कुमार लाल का परिवार उसकी भावना करता, कुमार लाल उसका ध्यान रखता और उसकी लड़की उससे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अभिनव को लगता था वे लोग रिश्ता पक्का समझकर बैठे हैं। उसके स्वयं माता पिता की तरफ से कोई दबाव नहीं था। वे चाहते थे अभिनव स्वयं अपनी पसंद की किसी लड़की से जब चाहे विवाह करे। सोनिया उसको दिल को कभी छू ही नहीं पाई। वह ये जानता था बाहरी आडंबरों में विश्वास करने वाली एक सामाजिक तितली जैसे जीवन बिताने वाली लड़कियों में से है, लेकिन फिर उसे लगता शादी तो कभी न कभी करनी पड़ेगी। सोनिया जैसी लड़की कर लो तो दिल पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, इसीलिए उससे कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी कभी। राम प्रकाश और उसके परिवार ने जब ये खबर सुनी, तीनों गुंडे मारे गए, तो लगा जैसे सिर पर से एक भारी बोझ उतर गया हो। कोर्ट जाना बहुत चिंता और तनाव का काम लगता था। फिर अगली तारीख मिल जाती, दिल और दिमाग पर लगता पत्थर रखकर घूम रहे थे। कोर्ट में भी वकीलों के सवाल, वही बातें बार बार उस भयानक हादसे को जिए जा रहा थे। उन तीनों को दम्भ में भरे कुटिल चेहरे देखकर अपनी बेबसी और शिद्दत से समझ महसूस होती। कानून और इंसाफ के विश्वास उठता जा रहा था। जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो वही परेशान इंसान के लिए गिड़गिड़ा रहा था। समाज की छोटी काशी और
आभास को केंद्र भी वही है। ये खौफ भी दिल में बैठता जा रहा था। अगर उन्हें सज़ा नहीं मिली तो छूटने की कितनी दुर्गति करेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर सज़ा हो भी गई तो कब तक। इसीलिए खबर सुनने के बाद पहले तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जब पक्का यकीन हो गया कि तीनों भाई का हाथ दुनिया में चूक कर गए हैं तो कड़ी राहत मिली। कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म, उन तीनों की जिंदगी भर का खौफ से छुटकारा, और कहीं ना कहीं ये मन का संतुष्ट हुई। दुर्जनों को सजा मिल गई। रामप्रकाश को लगा वे खुली हवा में सांस ले सकेगा। उसकी जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। सिया खुश हुई और अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा। हर बार कोर्ट में आकर वे घंटों रोती। जब भी उन गुंडों को देखती उसको रात को चौंक कर उठना फिर शुरू हो जाता। सिया को लगता अब बेटी मानसिक रूप से स्थिर होगी, लगेगी वह घटनाओं को भूलना शुरू कर देगी। नीलम को संतुष्ट मिली। बार बार मनुष्य बातें और तीनों को मनुष्य चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। मन में संतुष्ट हुई कि अच्छा हुआ कि तीनों मारे गए। शारीरिक जख्म तो भर गए थे लेकिन मानसिक आघात में उभरना उसे बहुत मुश्किल लगा था। वे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी समय बीत जाए, वे उस घटना को कभी नहीं भूल सकती। आत्मविश्वास खो चुकी थी, पता नहीं कब सामान्य हो पाएगी। माँ बाप के अलावा तो किसी और का स्पर्श व बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। जब भी घटना याद आ जाती लगता शरीर पर कीड़ा रेंग रही है। कोई इसके निकट आता या गलती से छूने लेता तो सारा शरीर कांप जाता। वे किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगी, किसी की सामान्य व्यवहार नहीं कर पाएगी, भविष्य में की कोई योजना नहीं बना सकती। परेश की शादी पक्की होने पर उसकी शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। परेश से भी कभी खुल कर बात नहीं हुई थी, बस नाम का एक दो वाक्य का आदान प्रदान हुआ था। उसे लगा था कि विवाह उसका और परेश का नहीं, दोनों परिवार का हो रहा था। लेकिन ऐसा ही उसकी कड़ी बहन प्रीति का हुआ था। विवाह की यही रीत मानकर उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। जब परेश का व्यवहार देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वे एक ऐसा आदमी से शादी करने वाली थी जो जरा सी भी मुश्किल या परेशानी देखकर भागने वालों में से था। खैर, तीनों के मरने से रामप्रकाश का परिवार खुश था। उन्हें लगा जीवन का सामान्य हो जाएगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।